हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट फॉर्स वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। 3 और शख्सियत को भारत रत्न का अवार्ड दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। टोटल 5 हो गए हैं 2024 में। वैसे सरकार ने अपना ही नियम बनाया हुआ था कि अधिकतम 3 लोगों को एक साल में भारत रत्न देंगे, लेकिन इस बार एक्सेप्शन देखना है कि हम 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे और भी कई सारे टॉपिक हैं अलग अलग, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी के साथ साथ किन 3 और शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है? इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। वैसे 5 नाम आपको याद रहना चाहिए। इसका आंसर है पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। ये 3 लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को इन 3 नामों का ऐलान किया है, ठीक है, और इन तीनों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। चौधरी चरण सिंह वो देश के 5वें और नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव, वो 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और एमएस स्वामीनाथन जो हैं वो देश के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को यह अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और उससे पहले राष्ट्रपति ने ऐलान किया था 23 जनवरी को कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 हस्तियों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। और अगर देखेंगे आप कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, यानी 2014 से, उसके बाद से अभी ये 10वां भारत रत्न है। इन सबको मिला लें तो 5 और जो लेटेस्ट हैं उनको मिला लें तो, ठीक है, कुल मिलाकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो टोटल लोग हैं उनकी संख्या हो गई है 53, यानी 53 संख्या हो गई है। अब फटाफट क्या करते हैं कि इन तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। और हाँ, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सरकार ने नियम बनाया हुआ था कि अधिकतम हम 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान देंगे एक साल में, एक ईयर में। ये भारत रत्न की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसी में ये जो PDF दिया हुआ है नियम का, और उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हाँ, द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो या तो हो सकता है कि इनको ईयर जो है पिछले कुछ सालों का ये तय कर दिया जाए कि इनको इस ईयर के लिए दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतम 3 दिया जा सकता है, लेकिन इस बार 5 दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तब एक एक करके तमाम जो शख्सियत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ में नूरपुर में, वहाँ पर जाट किसान परिवार में, और उन्हीं के बेटे थे चौधरी अजीत सिंह। और चौधरी अजीत सिंह के बेटे यानी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी, ठीक है। रालोद उनकी पार्टी है, जयंत चौधरी। तो इनके मतलब जयंत चौधरी के ये दादा हुए चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ सक्रिय रहे थे, और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1967-68 में, और दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1970 में भी वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। 1979 में वित्त मंत्री रहे, देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, और नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 28 जुलाई 1979 यानी 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। निधन इनका हो गया था 29 मई 1987 को, ठीक है। तो इनके बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया। वैसे एग्रीकल्चर और किसानों को लेकर इनको काफ़ी जाना जाता है। किसान दिवस भी इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है, किसान दिवस भी, और किसानों को लेकर काफ़ी काम किया था इन्होंने। अब बात करते हैं पीवी नरसिंह राव। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे 1971 से 73 के बीच में। फिर उसके बाद 9वें प्रधानमंत्री रहे भारत के 1991 से लेकर 1996 के बीच में।
और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई सारी भाषाएं, 18 भाषाएं वो जानते थे। इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो। हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, अरबी, फारसी, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, मतलब 18 भाषाओं को जानते थे इन सब के अलावा भी। इनका निधन हो गया था 24 दिसंबर 2004 को, और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इन्होंने जो है वो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया था। ठीक है, पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो क्लोज अर्थव्यवस्था थी, मतलब हम जो है वो मुक्त अर्थव्यवस्था नहीं थी हमारी। इन्हीं के आने के बाद भारत जो है मुक्त अर्थव्यवस्था बना, यानी हम दूसरे देशों से आदान प्रदान आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिवली हम कनेक्टेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अब बात कर लें MS स्वामीनाथन के बारे में। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में, और आनुवंशिक वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको। हरित क्रांति जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हुआ कि उपज बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उपज देने वाला गेहूं और चावल के बीज लगाए गए थे, और इससे हुआ ये कि भारत जो है दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश से, यानी आयातक देश से उबर कर आत्मनिर्भर बन गया था और निर्यातक बन गया था। इतना फर्क पड़ा था। 1971 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ठीक है, 71 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 यानी 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड मिला, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, और 1989 में इनको यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। इनको तीनों पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनको। निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 को, यानी पिछले साल इनका निधन हुआ था। ठीक है, वैसे भारत रत्न के बारे में मैं 2 बार और पहले बता चुका हूँ, जब अनाउंसमेंट हुआ था। एक बार कर्पूरी ठाकुर के बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ था उस समय, और फिर LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी का अनाउंसमेंट हुआ था, उस वक्त भी मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, ये जो है ना वो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1954 में, और ये कैसे चयन होता है, तो राष्ट्रपति को विजेता के नाम का रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती है, प्राइम मिनिस्टर जिसके नाम को चयन कर ले, राष्ट्रपति ओके किए और हो जाता है। जो पहला सम्मान मिला था वो 3 लोगों को मिला था। ठीक है, एक बार लिस्ट में दिखाता हूँ। ये 3 लोगों को पहली बार सम्मान मिला था। कौन कौन है? कई बार कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को कि पहला सम्मान किसको मिला था, चंद्रशेखर वेंकटरमन को मिला था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। इन तीनों को एक साथ मिला था पहली बार। कौन कौन? C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन, 1954 में। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? तो प्रशस्ति पत्र, एक पीतल के पत्ते के आकार का यानी कॉपर का पदक होता है। ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का, और एक तरफ प्लेटिनम में सूर्य बना रहता है, चमकता रहता है, वो भी दिखा दूँ इस तरीके से। ठीक है, और भारत रत्न भी लिखा रहता है, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ भी होता है। ठीक, प्रोटोकॉल में भी काफ़ी बेहतर स्थान मिलता है अगर कोई जीवित व्यक्ति है तो। जैसे जीवित व्यक्ति कई हैं, जीवित व्यक्ति में अब लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, इसके अलावा सचिन तेंदुलकर हैं, वो हैं। तो इनको जो प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट, राज्यपाल, तो इन सब के मतलब संसद के दोनों सदनों के विपक्ष, इन सब के नेता के बाद स्थान मिलता है। ठीक है, प्रोटोकॉल में। ओके, और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं अगर भारत रत्न व्यक्ति जीवित है तो, और सम्मान तो मिलता ही है। अगर निधन भी हो चुका है तो बड़े सम्मान की बात होती है। अब पूरी लिस्ट मैं दिखा देना चाहता हूँ एक बार। अब संख्या कितनी हो गई है? अब संख्या हो गई है 53। ठीक है, तो ये तो 28 तक की पूरी लिस्ट है, और बाकी यहाँ देख रहे हैं आप 53 तक। MS स्वामीनाथन, यानी ये 2024 में टोटल 5 लोग हैं। इनका नाम तो आपको ध्यान में रखना ही है।
कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। भारत रत्न चूंकि काफ़ी चर्चा में हो रही है ये बातें और लीक से हट के लोग सरकार ने काम किया, एक्सेप्शन किया कि 3 से ज़्यादा लोगों को एक साल में अवार्ड दे दिया है और चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। ठीक है, अब चलें, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन होगा, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी फरवरी 2024 में जो किया है उसमें रेपो रेट बदलाव नहीं किया, तो ये रेपो रेट कितना है? आंसर होगा 6.5%। कितना है? 6.5%। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC उसकी मीटिंग हुई है 8 फरवरी को और इसमें रेपो रेट को इजाफा न करने का फैसला लिया गया। पिछले कई मौद्रिक नीति समीक्षा से के दौरान रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा जा रहा है। ठीक है, तो 6.5% जो है वो लगातार कई द्विमासिक समीक्षा से इसी को रखा गया। रेपो रेट होता क्या है? आसान भाषा में अगर कहेंगे तो बैंक जो हमें कर्ज देता है, मान लीजिए आप कर्ज लेने जाते हैं और उस कर्ज पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है, मतलब अगर मैंने कर्ज लिया है तो हम ब्याज देंगे। ठीक वैसे ही बैंक को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, और ये जो रकम है वो RBI से लेते हैं कर्ज के रूप में, और इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे कहते हैं रेपो रेट। क्लियर होगी बात? रेपो रेट के बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो अगर रेपो रेट बढ़ गया तो EMI जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि ब्याज बढ़ जाता है। ओके, होम लोन और इस तरह के जो फ्लोटिंग लोन है उसमें। और RBI के पास रेपो रेट जो है ना वो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली टूल है महंगाई से लड़ने के लिए। ठीक है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो RBI क्या करता है कि रेपो रेट को बढ़ा देता है और इससे क्या होता है, इकॉनमी में मनी का फ्लो कम हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि वह ये कि जब रेपो रेट कम है तो बैंक को सस्ता लोन मिला RBI से, तो बैंक ने सस्ते में लोन दिया, मतलब कम ब्याज पर लोन दिया। ठीक है, तो फिर लोन लेने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं और जब RBI रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को भी RBI से लोन महंगा मिलता है, तो बैंक भी काफ़ी महंगे में लोगों को लोन देते हैं ज़्यादा ब्याज पर। तो उससे क्या होता है कि लोग फिर लोन लेना कम कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है ना वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक शक्तिशाली टूल भी है। और अगर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में नकदी बहुत कम हो गई है तो उसको बढ़ाने के लिए रेपो रेट को कम कर देता है RBI। ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति होती है, उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा वरुण घोष। क्या नाम है? वरुण घोष। भारतीय मूल के बैरिस्टर हैं वरुण घोष। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भगवत गीता पर शपथ, मतलब वो उसके जरिए भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ लिया है। कब? 7 फरवरी 2024 को। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज, और राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास शानदार मेंबरशिप प्लान है आपके लिए, और इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स के टेस्ट यानी मॉक टेस्ट हो गया, PDF हो गया, वीडियो हो गया, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले 2 सालों के भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा, और पिछले 1 साल का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा मंथली। ठीक है, एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स की, क्योंकि कई बार करंट अफेयर्स को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं। तो यह मेंबरशिप प्लान 2 तरीके का है हमारे पास। एक है बेसिक मेंबरशिप जिसमें कि SSC लेवल, पुलिस लेवल, रेलवे जितने हैं, ALP, टेक्नीशियन वगैरह वगैरह ये सब जो आ रहे हैं उन सब के हैं, टीचर के, वो बेसिक मेंबरशिप प्लान है। और इसके अलावा एक है IAS PCS एग्जामिनेशन के लेवल के करंट अफेयर्स का, और इसके साथ साथ इन तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं मेंबरशिप प्लान के जरिए। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, हजारों स्टूडेंट उसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग यानी
WHL का अनावरण किया गया, लॉन्च किया गया। आंसर होगा भारत में, ठीक है। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस लीग का अनावरण लॉन्चिंग ये 6 फरवरी 2024 को किया गया है। दिल्ली में इस खेल का आयोजन किया जा रहा है, अनावरण किया जा रहा है। ये लीग देश भर में महिला हैंडबॉल जो खेल है हैंडबॉल, तो उसको बढ़ावा देने और उसको डेवलपमेंट करने के लिए है। ओके, हैंडबॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ONGC के समुद्री सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? आंसर होगा गोवा, ठीक है, गोवा में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 6 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। ये एक इकोसिस्टम सेंटर है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पर इसको तैयार किया गया है। और इसमें क्या है कि पानी के भीतर बचाव करने के अभ्यास जो है ना वहाँ पर, मतलब पानी के भीतर कैसी एक्टिविटी हो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने में मतलब समुद्र के पानी में किस तरह से बचाव काम किया जा सकता है, सर्वाइवल का काम किया जा सकता है लोगों को लेकर, तो उसको लेकर ये काम किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट ये सेंटर स्थापित किया गया है, गोवा में ये सेंटर स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। देखिए, भारत में हर साल 10-15 हज़ार जो कर्मचारी हैं वो समुद्र में काम करने के दौरान जो बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और वास्तविक जीवन में जो आपदा वहाँ पर आएगी तो उससे कैसे निपटें, कैसे बचें और क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इन सब की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य अकादमी विजेता मीर मोहम्मद फारूकी नाज़की, उनका निधन हो गया 6 फरवरी 2024 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा पत्रकार और कवि, वो दोनों थे। फोटोग्राफ ये रहा इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1940 को और निधन हुआ है 6 फरवरी 2024 को, ठीक है। 1940 में जन्म हुआ, अभी तो 6 फरवरी को 24 में निधन हुआ है। 83 ईयर के थे, श्रीनगर से थे। ऑल इंडिया रेडियो, कश्मीर और दूरदर्शन में कई महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर चुके थे और उनको साहित्य अकादमी मिला था अवार्ड 1995 में, ठीक है। उनकी कविता पुस्तक है, उसका नाम था ह्यूतुन कंजल वानस, हिंदी में कहेंगे पलकों के आगे। तो उसके लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। अगला क्वेश्चन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, या कहें भ्रष्टाचार का परसेप्शन है? आंसर का इसका सोमालिया, ठीक है। ये रिपोर्ट 2023 लिखा हुआ है, लेकिन अभी 30 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी की गई है और 180 देशों में जो करप्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। इसमें ये है कि नंबर 1 पर जो रहने वाले देश हैं जिसकी रैंकिंग बहुत बेहतर है, यानी 1 है, मतलब ये माना जाता है कि वहाँ पर कम भ्रष्टाचार है। और जो सबसे ज़्यादा ख़राब रैंकिंग है, जैसे 180 रैंकिंग है सोमालिया की, तो वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पर ये माना जाता है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसके एक्सपर्ट जो है ना वो पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं और फिर 0 से 100 के बीच में स्कोर देते हैं। तो जिस देश में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है उसको उतना कम स्कोर मिलता है और इस आधार पर इंडेक्स की रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो जो करप्ट देशों की लिस्ट बताएं तो उसमें 180 स्थान पर, यानी सबसे खराब स्थिति है सोमालिया, उससे बेहतर है साउथ सूडान, उससे बेहतर है सीरिया, उससे बेहतर है वेनेजुला, गिनी, हैती, ये सब है, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ये होगा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है, मतलब उसने टॉप पोजीशन प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं, नंबर 1 पे डेनमार्क है और उसे सबसे जो स्कोर मिला है वो 90 स्कोर मिला है, यानी सबसे
बेहतर वहाँ पर स्थिति है। दूसरा स्थान फिनलैंड है, तीसरे की बात करेंगे न्यूजीलैंड, चौथा नॉर्वे है, पांचवा सिंगापुर है, छठा स्वीडन है, फिर छठे पर ही स्विट्जरलैंड है, सातवां कोई है नहीं क्योंकि एक साथ दो ये छठा है, तो 8th पर हो गया नीदरलैंड 79, फिर 9th पे जर्मनी है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये रैंकिंग है। डेनमार्क जो है ना वो लगातार छठी बार सबसे कम करप्ट कंट्री बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और अब भारत की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर होगा 93। 180 देशों में भारत की स्थिति 93 है इस इंडेक्स के अनुसार। भ्रष्टाचार के मामले में भारत की जो स्थिति है 2022 की तुलना में मामूली बदलाव हुआ है और 8 रैंक नीचे खिसक गया है भारत। 2022 में भारत की रैंकिंग 85 थी, यानी कुछ बेहतर थी। अभी 2023 की जो रैंकिंग आई है 2024 में, तो वो 93 हो गई है। ओके, तो ये एक फ़र्क हम लोगों को दिख रहा है, करप्शन परसेप्शन थोड़ा बढ़ गया है 2022 की तुलना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 फरवरी को। ओके, हर साल ये 10 फरवरी को मनाया जाता है और ये इसको 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। उद्देश्य ये कि जो दलहन है, दालों का जो महत्व है भोजन में, उसके बारे में जागरूक करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, और ये जो आयोजन दिवस है वो मुख्य रूप से FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, हिंदी में कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 फरवरी को। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। उद्देश्य ये कि बच्चों में जो आंतों में जो कीड़े होते हैं उसकी रोकथाम की जाए। इन कीड़ों की वजह से यानी कृमि की वजह से होता ये है कि बच्चों में कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो 1 साल से लेकर 19 साल के आयु के बच्चों को ये कृमि उन्मूलन करना जो ना ये उद्देश्य है। तो मृदा संचालित यानी सॉइल के ज़रिए क्या होता है, कई बार बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से वो जो कीड़े हैं, कृमि हैं, वो पेट में आ जाते हैं। तो ये आंतों के में जो कीड़े हैं उसमें वो मतलब परजीवी होते हैं और पोषक तत्व बॉडी के खनिज जो है ना वो अपना कंज्यूम करते रहते हैं, तो बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। इसी वजह से इस दिवस की घोषणा की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स